ओके, तो इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर कर लिए हैं, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, ये 3 लेक्चर 2 ही लेक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट हिंदी भी साथ में एक्सप्लेनेशन चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो जाता है। तो हम छोटे छोटे टॉपिक ही करके चलेंगे, उससे बच्चे को भी हेल्प रहेगी कि एक बार में एक ही एक टॉपिक कवर होगा, ठीक है। किसी को कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए तो मेरे को पता ही है, नंबर मेरा, ठीक है ना, मेरे को मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और सब बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि मैंने लिंक भेज के पिन कर दिया है चैट ग्रुप में जाकर के ऐप के अंदर। तो वहाँ से सभी लोग उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ से थोड़ा मैसेजिंग आसान हो जाता है, बार बार ऐप नहीं खोलना पड़ता है, तो मेरे को मैसेजिंग करना आसान हो जाता है। और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह है तो उसके थ्रू मिलती रहेंगी, ठीक है। कल्पित ने कल ज्वाइन किया था, फिर पता नहीं कि वापस से लेफ्ट कर दिया। कल्पित, मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये वर्ड आप लोग गुड कल वापस से लेफ्ट क्यों कर दिया था ग्रुप? तुमने ज्वाइन किया फिर लेफ्ट कर दिया। थोड़ा सा अच्छा ऑटोमेटिक लीव हो गया, ओके। वही मैं कहूं कि लीव तो नहीं करना चाहिए था। चलिए, कभी देखो, कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कई बार टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, फिर ऑप्शन नहीं आया। ओके, देखो कभी कोई इशू आता है तो मेरा ये नंबर तो पता ही है ना, इसी पे ये मेरा ही पर्सनल नंबर है। देखो फिर से कह रहा हूं मैं सही बच्चों के लिए कि दिस इज माई पर्सनल नंबर, ठीक है ना। तो रात ज़्यादा हो गई है तो व्हाट्सएप कर दो, दिन का समय है तो डायरेक्ट कॉल कर लो। मैं चेक कर लूंगा या फिर स्पेशली तुमको निकाल करके ना लिंक भेज दूंगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये वर्ड आप लोग नॉर्मल लाइफ में रोजाना सुनते होंगे, है ना, कि एक्यूरेट है, एकदम प्रिसाइज किया है। तो ये दोनों शब्दों में अंतर क्या है? और अगर हम बात करेंगे अपना प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में जब कैलकुलेशंस होती है तो हमारे पास एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा है। पहले तो इनका हम डिफरेंस समझ लेते हैं, ठीक है, फिर रीड करेंगे बारी बारी से। समझते हैं पहले। देखो 2 वर्ड आते हैं, एक आता है एक्यूरेसी। अब देखो थोड़ा सा हिंदी आपको पता है, एक्यूरेसी शुद्धता, प्रिसीजन परिशुद्धता, ठीक है। ये वर्ड बता दिए हैं, तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं इसको दोहराकर जब मैं ये वर्ड बोलूंगा तो बार बार दोनों वर्ड बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है सार्थक अंक, ठीक है। चलिए अब देखो एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन, ठीक है। इंग्लिश के लैंग्वेज में कब कैसे यूज करना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब प्रैक्टिकल्स होंगे तो हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे और इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। टीचर अगर वाइवा में पूछ लेता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, तो उसको कैसे बताएंगे। देखो हमारे पास एक वर्ड आएगा, ट्रू वैल्यू, ठीक है। एक वर्ड क्या आएगा? ट्रू वैल्यू। इसको थोड़ा सा मैं और एक वर्ड आएगा मेजर्ड वैल्यू। प्रैक्टिकल्स में 2 चीजें होती हैं, एक होती है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब जो हमारी एकदम सटीक वैल्यू है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू। और मेजर्ड वैल्यू होती है जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल के दौरान जैसे वेट किया तो उसको तौला तो वो कितना आया, वो हमारी मेजर्ड वैल्यू होगी, जो मापने वाली वैल्यू होगी, ठीक है। और ट्रू वैल्यू जितनी की वो होनी चाहिए, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो एक्यूरेसी मान लो, सपोज एक उदाहरण के तौर पे चलते हैं कि ट्रू वैल्यू मतलब हमको कोई चीज वेट करनी है 10 ग्राम, वो ट्रू वैल्यू है। कितनी है वो? ट्रू वैल्यू 10 ग्राम। हम लोगों ने जब वेइंग बैलेंस पर उसको क्या किया, वेट किया, तो वो कितनी आ गई हमारे पास? लेट 10.20 ग्राम आ गई। तो ये हो गई मेजर्ड वैल्यू और ये हो गई ट्रू वैल्यू। अब बात को समझते हैं, एक्यूरेसी का मतलब क्या है। अब इसको एक्यूरेट का मतलब समझते हैं प्रैक्टिकल के टर्म में। हमने कोई प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल की लेट कोई वैल्यू है जो आनी चाहिए थी, प्रैक्टिकल में हमारी वैल्यू आनी थी 100 आनी चाहिए थी। कितनी आनी चाहिए थी? 100। जो रिजल्ट है हमारा वो कितना आना चाहिए था? 100 आना चाहिए था। अब हमने जब प्रैक्टिकल किया
तो मेरा जो रिजल्ट आया मान लेते हैं वो 99.99 आ गया, ये भी एक्यूरेट माना जाता है, ठीक है। या 100.1 आ गया, ये भी एक्यूरेट ही माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मतलब जब हम बहुत ज्यादा ट्रू वैल्यू के ही आसपास हैं, हो सकता है 100 ही आ जाए, पूरा क्या आ जाए, 100 आ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये मेरा एक्यूरेट रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अब प्रिसीजन का मतलब समझते हैं। प्रिसीजन में क्या हुआ कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया और वैल्यू आनी चाहिए थी 100, लेकिन रिजल्ट आया मेरा सपोज 95, काफी दूर हो गई वैल्यू ये। हमने दोबारा, ये सही रिजल्ट नहीं आया, हमने दोबारा से किया, मेरी वैल्यू आई 95.01, नहीं आया समझ में, हमने दोबारा वैल्यू करी, तीसरी बार में प्रैक्टिकल किया तो वैल्यू आ गई मेरी 94.9। तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी वैल्यू आपस में 95 के ही आसपास है, सबकी सब आपस में तो एकदम पास हैं, एकदम एक्यूरेट, यानी कि जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं प्रिसाइज है, मेरे रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज हैं, एक दूसरे से एकदम क्लोज हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये मेरा जो रिजल्ट आया ये कैसा था, प्रिसाइज था बट नॉट एक्यूरेट, ये मेरा एक्यूरेट नहीं है। हां, अगर मैं एक्सपेरिमेंट करता मेरा रिजल्ट आता 99.99, मेरा रिजल्ट आता 99.90, मेरा रिजल्ट आता 100.1, मेरा रिजल्ट आता 100.15, तो ये मेरे सारे रिजल्ट आपस में काफी क्लोज हैं, यानी कि जब भी मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं, मेरा प्रैक्टिकल करने का तरीका प्रिसाइज है बट रिजल्ट एक्यूरेट इस वाले केस में नहीं आ रहा था। अब यहां पर मैं क्या हूं, प्रिसाइज भी हूं एंड एक्यूरेट भी हूं। अब यहां पर मैं एक्यूरेट इसलिए हूं क्योंकि मेरी जो वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू, जो मेरा रिजल्ट है ट्रू वैल्यू के पास में आ रहा है, और प्रिसाइज इसलिए हूं कि जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट किए हमेशा वैल्यू मेरी क्लोज आ रही है, ठीक। बात समझ में आ गई। एक तीसरा और लेके चलते हैं। सपोज वैल्यू आ रही है, कभी 100 आ गई, कभी 95 आ गई, ठीक है, कभी 97 आ रही है, कभी 103 आ जा रही है। तो ये जो वैल्यू आ गई है मेरी, ये नॉर प्रिसाइज नीदर एक्यूरेट, ना तो ये प्रिसाइज है और ना ही ये एक्यूरेट है। उम्मीद है डिफरेंस समझ में आप लोगों को आ गया होगा एक्यूरेसी और प्रिसीजन का, ठीक है। इसके ऊपर एक्यूरेसी और प्रिसीजन के ऊपर डेफिनेशंस आई हैं अभी तक, कोई 3 नंबर या 5 नंबर में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो डेफिनेशन के तौर पर और कोशिश कीजिएगा डेफिनेशन जब भी आप देंगे तो इस टाइप से एक एग्जाम्पल जरूर दे देंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, शुद्धता एंड परिशुद्धता, क्या कह रहा है आओ देखें, ठीक है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बेसिक एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इन मेजरमेंट, नापने में, एंड आर ऑफन यूज्ड टू एसेस द क्वालिटी ऑफ एनालिटिकल रिजल्ट। हमने जो एनालिसिस करी है, कोई चीज चेक करी है, उसकी क्वालिटी को चेक करना है। अगर हमारा रिजल्ट एक्यूरेट और प्रिसाइज आता है मतलब क्वालिटी एकदम A1 है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। बट दे रेफर टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट, बट हम इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं और समझते हैं। लेकिन हाँ, कोई रिजल्ट हमारा एक्यूरेट और प्रिसाइज आता है तो वो हमेशा क्या माना जाता है, स्टैंडर्ड माना जाता है। क्या कह रहा है, एक्यूरेसी शुद्धता और परिशुद्धता, मापन की 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं कॉन्सेप्ट हैं। इनका उपयोग विश्लेषणात्मक परिणामों, है ना, एनालिटिकल रिजल्ट जो होते हैं, कि गुणवत्ता का आकलन जांचने के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, ये ना, बट दे रेफर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, इनके पहलू अलग अलग है। बात समझ में आ गई, दोनों का मतलब सेम नहीं होता है, ध्यान रखना। हम लोग कई बार बोल देते हैं इंग्लिश की भाषा में, भाई हाँ भाई तुम्हारा काम प्रिसाइज था, तुम्हारा काम एक्यूरेट था, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन होती है, बट दोनों का मतलब अलग है, ठीक है। एक्यूरेसी को समझ लेते हैं। अब एक्यूरेसी समझ में आ गई, देखो जब बात समझ में आ गई है तो फिर से मैं यहां कह रहा हूं,
अगर आपकी लैंग्वेज ठीक है तो आप अपनी खुद की लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। फिर से एक बात मैं दोहरा दूं, जब शुरुआत में मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालने स्टार्ट किए थे, एक बात बोलता था मैं कि लकीर का फ़कीर नहीं बनना है, लकीर का फ़कीर नहीं बनना है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो उसके बाद आप अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेकिन देखो, जिस तरीके से इंग्लिश में वोकैबुलरी काम करती है वैसे ही हिंदी की वोकैबुलरी, ठीक है, जैसे एनालिटिक के लिए विश्लेषणात्मक है, ठीक है, परिणाम हो गया, उसके बाद गुणवत्ता हो गया। ये जो हिंदी के शब्द हैं जो बच्चे हिंदी में लिखते हैं, अगर वो ये वाले शब्दों का इस्तेमाल करके लिखेंगे तो आपका जो स्कोर है बहुत अच्छा हो जाएगा, आप इक्वलेंट हो जाएंगे। इवन जो इंग्लिश में बच्चे लिखते हैं उनसे भी बेटर आप काम कर सकते हैं, मतलब इक्वल है, बेटर नहीं कहना चाहिए, दोनों का इक्वल आएगा। तो जिन बच्चों को ये रहता है कि सर हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा, नंबर कम आएंगे, पहले ही बता चुका हूं, आपको हिंदी के शब्दों का ध्यान देना है। अब बच्चा लिखता कैसे है, ऐसे लिखता, आप हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको शुद्धता भूल गए हो तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन, आप इस तरीके से जो मेन वर्ड है उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन। अब मेजरमेंट, ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है तो हिंदी वाले बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा। मापन की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। अब यहाँ बच्चा लिखता है, बच्चा एग्जाम में लिखता कैसा है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन, नापने की, मापन नहीं लिखेगा, वो लिखेगा नापने की दो पहलू है, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाता है वो। और कहीं ना कहीं जो बच्चों की इंग्लिश वीक होती है वो लोग भी थोड़ा सा अपना एक बेसिक सा लैंग्वेज लिखते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप हिंदी के वर्ड बनाने में दिक्कत है या इंग्लिश के वर्ड बनाने में दिक्कत है, सबसे पहला उद्देश्य आपका क्या होगा कि जो मैसेज है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है, वो मैसेज आप क्लियर कर दें। जैसे मान लो अब मैं यहाँ क्या लिखूं, मैं ये लिख सकता हूं कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, जैसे मान लो मेरे को नहीं पता, मेरे को ये पता कि हाँ एक्यूरेसी प्रिसीजन ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे एनालिटिकल रिजल्ट्स में काम आती है। मैं लिख दूंगा कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर ऑफ द मेजरमेंट। मेजरमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग क्वालिटी, फ्रॉम विच वी मेजर द क्वालिटी ऑफ एनालिटिकल रिजल्ट। थोड़ा मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है, तो वो भी ओके है। वहां से टीचर के पास मैसेज चला गया कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, ठीक है। अब वहां पे जब चला गया मैसेज कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है, वहां पे टीचर नंबर नहीं काटता अगर समझदार टीचर है तो। हाँ कोई दिमाग में लेके बैठे तो अलग बात है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा कर दोगे। कई बार बच्चा क्या करता है, दिक्कत कहाँ आती है, आपने सारे वर्ड तो लिखे, अब हो क्या जाता है, जैसे कि एक कोई शब्द है, मतलब बच्चा जो इसकी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है वो क्या करता है कि जब शब्द बना रहा होता है, तो जैसे मान लो शब्द है ना कि राम खाना खाता है, हम लोग पढ़ते हैं इस तरीके से, तो कई बार वो शब्द बनाने के चक्कर में उल्टा कर देता है, खाना खाता है राम को। उसको वर्ड पता है लेकिन वो वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं और वहाँ पे फिर नंबर कट जाते हैं, ठीक है। मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, आपका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी रेफर्स टू, आप लिख सकते हैं एक्यूरेसी मीन्स, अब रेफर मत लिखो, यहाँ लिखो एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज आ मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। जो वैल्यू हमने मेजर करी है वो ट्रू वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू के कितना करीब है। इट इज एन इंडिकेशन ऑफ ट्रूनेस ऑफ मेजरमेंट। ये ट्रूनेस मतलब सटीकता की पहचान है। तो ये सारे शब्द आपको ध्यान रखने हैं। अगर एमसीक्यू आया तो एमसीक्यू जब मैं आपको दूंगा, अभी आज वाला हो जाए, ये 3 बेसिक टॉपिक है, कल मैं इसका एक एमसीक्यू टेस्ट लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से बेसिक जो डेफिनेशंस हैं वहां से क्वेश्चन किस तरह फंस सकते हैं, ठीक है। परिभाषा की बात करें, एक्यूरेसी से तात्पर्य ये है, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे क्या करता है, एक्यूरेसी का मतलब ये है, तात्पर्य बड़ा बेसिक शब्द है, अगर हिंदी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो तात्पर्य ही बोला जाता है। तो आप कोशिश कीजिए अच्छी हिंदी लिखने के लिए, जो बच्चे हिंदी में लिखना चाह रहे हैं। यह है कि कोई मापा गया मान, मेजर्ड वैल्यू, वास्तविक या स्वीकृत मान, ट्रू या एक्सेप्टेड वैल्यू के कितना निकट है, उसका कितना पास है। यह मापन की सत्यता, सटीकनेस, ट्रूनेस को दर्शाता है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हाई एक्यूरेसी का मतलब क्या है, इफ द मेजरमेंट आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, जो हमने चीज नापी है वो ट्रू वैल्यू के पास है या जो हमारी टारगेट वैल्यू उसके पास है, तो उसको हम एक्यूरेट बोलते हैं, ठीक है। उच्च एक्यूरेसी, तो हाई एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, लो एक्यूरेसी का मतलब क्या है, इफ द मेजरमेंट डेविएट, डेविएट मतलब जो भटक गया, सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा,
फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है, कोसों दूर है, तो उसको हम इनएक्यूरेट कहते हैं। तो क्या बोल रहा है, निम्न एक्यूरेसी यदि मापे गए मान वास्तविक मान से काफी भिन्न हो, काफी अलग हो, तो परिणाम इनएक्यूरेट कहलाता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो यहां पर एक मैं बताऊं आप लोगों को, अगर आप लोगों की हिंदी ओके ओके भी है तो यहां पर आप लोगों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट यहां से मैं देख पा रहा हूं कि जिन बच्चों को कहीं पर अगर इंग्लिश समझ में नहीं आएगी तो वो हिंदी से भी अपना काम चला के इंग्लिश समझ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ द, मतलब एग्जाम्पल जो पीछे मैंने बता दिया, मान लो हमारी ट्रू वैल्यू 100 है, ठीक है, और जो हमने वैल्यू नापी वो 99.8 या 100.2 आ रही है या 100 आ गई, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको एक्यूरेट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द एक्यूरेट वैल्यू। और अगर उससे बहुत दूर है तो वो इनएक्यूरेट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप एक एग्जाम्पल दे देंगे। तो कोशिश कीजिएगा प्रिसीजन और एक्यूरेसी को जब आप एक्सप्लेन करेंगे, तो जैसे एक्यूरेसी को एक्सप्लेन किया है, तो भले डेफिनेशन के बाद भले ये 2 पॉइंट एक बार को आप ना बताएं, इन 2 पॉइंट को आप डायरेक्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सकते हैं कि अगर ट्रू वैल्यू के पास है तो उसे हाई एक्यूरेट बोलते हैं, लो एक्यूरेट बोलते हैं। ठीक है, प्रिसीजन, परिशुद्धता, प्रिसीजन रेफर टू द कंसिस्टेंसी। तो देखो जैसे मैंने कहा, यहां पे आप लिख सकते हो प्रिसीजन डिफाइंड एज, या प्रिसीजन मीन्स, स्टार्टिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, क्लियर है? रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी, निरंतरता, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, वर्ड ध्यान देंगे, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जो बार बार, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, बार बार रिजल्ट हमारा एक समान आ रहा है। अच्छा, लास्ट में है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा रिजल्ट है वो प्रिसाइज, बार बार 99 सेम सेम, बार बार सेम ही सेम आ रहा है, दैट इज रिप्रोड्यूस। ठीक है, और कंसिस्टेंट, एक समान है। ठीक, चलिए जी आगे आते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट। हमने कई बार जब मेजरमेंट किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो कंसिस्टेंट कह लो उसको या रिप्रोड्यूस कह लो उसको, एक ही बात है। ठीक है, और लगा हुआ है बीच में। इट्स मेजर्स हाउ क्लोज द इंडिविजुअल मेजरमेंट आर टू ईच अदर। ये बताता है कि जो प्रैक्टिकल कर रहा है उसके जो मेजरमेंट है वो एक दूसरे से कितना पास में है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू और नॉट। इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि ट्रू वैल्यू के पास है कि नहीं है, वो सारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक दूसरे से या एक दूसरे के कितने पास हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्या कह रहा है परिभाषा? प्रिसीजन से तात्पर्य किसी मापन श्रृंखला, श्रृंखला मतलब हमने 4 5 6 एक्सपेरिमेंट किए, कि एक रूपता, एक समानता, या पुनर उत्पादकता, ठीक है, हिंदी है थोड़ी सी, से है कि बार बार रिजल्ट कैसा आ रहा है। यह दर्शाता है कि विभिन्न मापन आपस में कितने निकट है, जो अलग अलग हमने मेजरमेंट किए हैं वो कितने आपस में पास हैं, चाहे वे वास्तविक मान के निकट हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, वो वास्तविक जो एक्यूरेसी है उसके पास है या नहीं है, बट आपस में क्लोज होने चाहिए, यही प्रिसीजन है। हाई प्रिसीजन, अब समझ गए आप, जब रिजल्ट बहुत ज्यादा आपस में, इफ रिपीटेड मेजरमेंट गिव सिमिलर रिजल्ट्स द मेजरमेंट्स आर कंसीडर्ड प्रिसाइज। एक जैसे रिजल्ट आते हैं, मतलब आसपास क्लोज रहते हैं। ठीक है, यदि बार बार किए गए मापन लगभग समान परिणाम दें, एक जैसे, तो उन्हें प्रिसाइज माना जाता है। लो में क्या होगा, जब मेजरमेंट जो है वेरी सिग्निफिकेंटली, बहुत ज्यादा अलग अलग रिजल्ट आता है, तो उसे इम्प्रिसाइज कहा जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल दे देंगे आप इसका यहाँ पर, कि भाई जैसे कि 100.2, 100.3, 100.1, ठीक है, ये आपस में प्रिसाइज है क्योंकि सारी वैल्यू आपस में काफी क्लोज है। ठीक है, क्लियर? उदाहरण के तौर पे वही देखो, यदि एक नमूना, ठीक है, ये आप लिख लोगे, आप पढ़ लोगे, ऊपर बता दिया, ये सिंपल है हिंदी वालों के लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसका रिलेशनशिप समझ लो क्या है भाई, कि एक्यूरेसी प्रिसीजन हम साथ साथ में ही क्यों पढ़ रहे हैं, अलग अलग में तो पढ़ सकते थे, संबंध क्या है? तो इसका संबंध ये है, जब हमारा रिजल्ट हाई एक्यूरेट, और इसीलिए यहां पे डेफिनेशन डाली थी मैंने हाई और लो वाली, ठीक है, जब हमारा हाई एक्यूरेट और हाई प्रिसीजन होता है तो वो सिचुएशन या रिजल्ट हमारा आइडियल माना जाता है। ठीक है, द मेजरमेंट ओके, हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन, द मेजरमेंट्स आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू एंड आर कंसिस्टेंट विद ईच अदर। तो इसको बता दो, अब सिंपल हो गया, अगर हाई एक्यूरेट है और हाई प्रिसाइज है,
उसको बता दोगे कि हमारा जो मेजरमेंट आया है वो ट्रू वैल्यू के काफ़ी पास में है और कंसिस्टेंट है काफ़ी। ठीक है, मापन वास्तविक मान के बहुत निकट होते हैं तथा आपस में भी एक दूसरे के अनुरूप होते हैं, ये सबसे अच्छी और वांछनीय स्थिति मानी जाती है। ठीक है, चलो उम्मीद है हिंदी वाले बच्चों को काफ़ी इस समय हेल्प हो रही होगी और मज़ा आ रहा होगा। वो बहुत परेशान थे कई सालों से, इस बार उनका सोल्यूशन कर दिया। एग्जाम्पल, मेजरमेंट ऑफ 99.9 mg, 100 mg एंड 1001 mg व्हेन द ट्रू वैल्यू इज 100। हमारी ट्रू वैल्यू 100 थी और हमने जब एक्सपेरिमेंट किए एक वैल्यू ये आई, एक ये आई, एक ये आई, तो ये आपस में काफ़ी क्लोज भी हैं, प्रिसाइज भी हैं और ट्रू वैल्यू के पास भी हैं, तो एक्यूरेट भी है। ठीक है, फिर आप इसमें अलग अलग वैल्यूज आएंगी, मतलब हाई प्रिसीजन और लो एक्यूरेसी, ऐसी भी कोई वैल्यू आ सकती है। प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है, स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था मैंने। ठीक है, इसको पढ़ लोगे आप। द मेजरमेंट्स आर कंसिस्टेंट विद ईच अदर, एक दूसरे प्रिसाइज तो हैं बट एक्यूरेट नहीं है। जैसे कि ये एग्जांपल दे दोगे एक, ये इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं क्योंकि कई बार ना वो आ जाता है, वैल्यू आ जाएंगी तुम्हारे पास, मान लो MCQ आ गया 1 2 3 4 और बोल देगा बताओ इसमें कौन सा हाई एक्यूरेट और हाई प्रिसाइज है या हाई प्रिसाइज और लो एक्यूरेट है, तो आपको पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हाई प्रिसाइज वैल्यू काफ़ी एक दूसरे के पास पास होंगी जैसे ये, बट बहुत दूर होंगी हमारी ट्रू वैल्यू से। ठीक है, अब इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, आप लोग रीड कर लोगे, नोट्स आपको मिल ही रहे हैं। देन लो प्रिसीजन, प्रिसाइज नहीं है बिल्कुल भी लेकिन एक्यूरेट है बहुत ज़्यादा, ये कैसी स्थिति है आओ देखें जरा। एग्जाम्पल, मेजरमेंट 98, 102 एंड 100 व्हेन द ट्रू वैल्यू इज 100। 100 है तो मतलब 98, 102 और 100, एक्यूरेट तो जा रहा है बट प्रिसाइज नहीं है, थोड़ी दूर दूर जा रहे हैं ये। ठीक है, देन लो एक्यूरेसी और लो प्रिसीजन, ना तो प्रिसाइज है और ना ही, इसका भी हम लोग पीछे उदाहरण देख चुके हैं, जैसे कोई वैल्यू 90 आ रही है, 110 आ रही है, 80 आ रही है और ट्रू वैल्यू हमारी क्या है 100, ना एक्यूरेट है और ना प्रिसाइज है। क्लियर है, ये 4 तरह की कैटेगरीज हैं, इसमें और कोई बात नहीं है, केवल ये एग्जाम में ऐसे नहीं आता है। यहाँ से तुम्हारे पास मैंने कहा ना एक MCQ आया है, वो बोल देगा बताओ हाई एक्यूरेट एंड लो प्रिसीजन वाला 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा बताओ इसमें से कौन सी वैल्यू हाई एक्यूरेट और लो प्रिसीजन है। इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये पूरा लिखने के लिए नहीं आता है। फिर से बता दूं मैं यहाँ पर एक्यूरेसी प्रिसीजन से जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन पे क्वेश्चंस मैं अभी डालूंगा उसमें आप लोगों के लिए, तो उनको ही प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि जो जो पढ़ा दिया है, बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए हैं। क्यों? जैसे अगर ये समझ लिया तो यहाँ से आप MCQ कर पाओगे। हर चीज़ को बिल्कुल याद करने मत बैठ जाना है, वो चीज़ मैं बताता चलूँगा साथ साथ में। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, पूरे चैप्टर में से कुछ चीज़ें पढ़ने वाली हैं, याद करने वाली है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और लिखना है थ्योरी, और कुछ केवल समझने के लिए क्योंकि वहाँ से क्या आएगा MCQ आएगा। ठीक है, क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये अगर आप लोगों को आते होंगे, पता होंगे, तो क्लास 11th में थे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है, इसको मैं पहले सिंपल सी बात समझा देता हूँ मैं, ताकि कोई बच्चे लोग इसको समझ नहीं पाए अभी तक। बहुतों को समझ में आ गया, अब समझते हैं इसका मतलब। जैसे कि मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि 2.00, ठीक है, एक मैंने केजी लिख देता हूं इसको। सपोज मैंने एक वेट किया, ठीक है, और वो है 2.00, तो क्या ये वैल्यू सही है, या अगर मैं बोलूं 2.000, अब मैं आपसे बोलता हूं कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा सटीक है, ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो यहां पर एक सवाल क्या उठता है, यही इसी को समझना है केवल, कि इन दोनों में से ज्यादा सटीक वैल्यू कौन सी है। बच्चों को नहीं पता, उनको बोलता है ये सेम ही तो है, हम एक लिख दे रहे हैं 2 kg, अगर सब तो सेम ही है, जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। बट गलत, हमारे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सेकंड वाला गुड, कल्पित को पता है इसका मतलब, दैट इज गुड, सेकंड वाला सही है। इसका मतलब बताता हूं मैं क्यों सेकंड वाली वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है। जिन बच्चों को नहीं पता समझो इस बात को। सपोज ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट तक ही इसको नाप पाए हैं। हो सकता है ये 2.005 होता। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ये 2 किलो ही है या 2 किलो से ज्यादा है? नहीं बता सकते आप। क्यों? हो सकता है तीसरा अंक यहां पर 5 आ जाता,
तो ये 2 से ऊपर हो जाता। अच्छा, बात समझ में आ गई ये चीज। तो इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कहां तक हम नाप लें कि वो उसके बाद फिर ज्यादा वैल्यूज में फर्क नहीं पड़ेगा, और कौन सी वैल्यूज को नापना जरूरी है, ठीक है, तो वही है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। और क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट जब करते हैं, हमारे डोजेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, माइक्रो में होते हैं, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं, तो वहां सिग्निफिकेंट फिगर्स का बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया, इसको देख के आप नहीं कह सकते कि ये 2 किलो से ज्यादा है या कम है। आपने 2 किलो लिख दिया, हो सकता है इसकी वैल्यू ये होती, तीसरा अंक आपने नापा ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके से मेजरमेंट की बात बताऊं मैं आपको। आपके पास स्केल है, आप स्केल से नापने गए, ठीक है, आपने स्केल से लिखा 2.5 सेंटीमीटर। ये कभी भी आप स्केल से 2.5 सेंटीमीटर नहीं नाप सकते। ठीक है, आप जब पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, तो वो 4, 5 और 6 बहुत पास पास में होता है। जब आप पॉइंट लगाते हैं, या तो वो थोड़ा सा इधर हो जाएगा या वो थोड़ा सा इधर हो जाएगा। ठीक है, तो गलतियां, ये वजह होती है एरर की। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पे 2 kg लिख रहे हैं ना, इसका मतलब हो गया, ये जो हम इसलिए लिख रहे हैं 2 kg, इसका एक्चुअली मतलब हो जाता है कि हमने 2 के बाद 0 0 0 0 0 0 0 0 करते करते इसको इन्फिनाइट टाइम तक मेजर किया, वो 0 ही आ रहा है, यानी कि ये एग्जैक्ट 2 kg है। सिंपल सी बात। ठीक है, ये जो हम सिंपल 2 kg लिख देते हैं, इसका मतलब हमने पॉइंट के बाद इसको इन्फिनाइट तक मेजरमेंट कर लिया है, और कोई भी इसमें आगे 0 नहीं आया है। ठीक है, तो ये मेरी एकदम सटीक वैल्यू कहलाएगी। जितने ज्यादा पॉइंट के आगे आप नाप लोगे, उतना ज्यादा अच्छा। क्लियर? तो यही है सिग्निफिकेंट फिगर्स कि भाई इसमें 3 दिख रहे हैं, इसमें 4 अंक दिख रहे हैं, तो हम वैल्यू मेरी ये भी हो सकती थी। और मान लो अगर इससे कोई केमिकल ऐसा है, कोई पॉइजन है जिसका 0.005 मिलीग्राम से फर्क पड़ता है, और तुमने केवल उसको यहां तक नापा है, तो भाई ये फिर वो जहर बन जाएगा वो। ठीक है, तो ये है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स, इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसको हम इंपॉर्टेंट फिगर्स भी बोल देते हैं। आओ समझते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ये कभी भी डायरेक्ट लिखने में नहीं आया मेरे ख्याल से अभी तक किसी भी उसमें। अभी तक एग्जाम में मैंने नहीं देखा कि पूरा डायरेक्ट आ गया है क्वेश्चन कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप एक्सप्लेन कीजिए। रूल्स लिखने को नहीं आए हैं। हाँ, एमसीक्यू शायद किसी 1-2 स्टेट में आए हैं कि कौन कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, तो इसके रूल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको हम सिग फिग्स भी कहते हैं, आर द डिजिट्स इन अ नंबर। एक नंबर में वो डिजिट्स हैं दैट कैरी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर कुछ खास इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। ठीक है, अबाउट इट्स प्रिसीजन। अब हम कहेंगे ये इस प्रिसाइजनेस के बारे में बता रहा है। ठीक है, प्रिसीजन के बारे में बता रहा है। सार्थक अंक वे अंक होते हैं जो किसी संख्या की परिशुद्धता के बारे में सार्थक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यानी कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं कि 2.5 ये तुमने प्रिसाइज नहीं नापा। क्यों? क्योंकि पॉइंट रखते वक्त या तो इधर हो गया होगा या इधर हो गया होगा वो। ठीक है, चलिए। इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड अदर साइंटिफिक फील्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज क्रूशियल, काफी निर्णायक होता है फॉर इंश्योरिंग दैट मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशंस आर रिपोर्टेड विद करेक्ट लेवल ऑफ प्रिसीजन। एकदम सटीक नाप सके, वहां पे काफी इंपॉर्टेंट होती है इसकी। ठीक है, कोई मतलब नहीं, बस समझने के लिए था इस पॉइंट का। ठीक है, अब इसके रूल। पहला रूल, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जो भी नॉन जीरो है 1 2 3 4 वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा ही कहलाएगा। जैसे 1 2 3, शून्य के अतिरिक्त सभी अंक सदैव सार्थक होते हैं। ठीक, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, जीरो अगर नॉन जीरो के बीच में है, जैसे 1 और 3 के बीच में 0 0 है, तो ये भी हमेशा सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। 2 गैर शून्य अंकों के बीच के शून्य सार्थक होते हैं। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग मतलब प्रारंभिक, शुरुआत के जो शून्य होते हैं वो सार्थक नहीं है। एग्जाम्पल ये वाले स्टार्टिंग वाले जीरो, कभी भी उनसे कोई मतलब नहीं। कोई भाई हम कह सकते हैं ना, भाई कितना, जैसे हम यहाँ पे बता रहा था मैं, इन जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये 0.5 यहाँ पे आ गए, इसका मतलब निकला, ये तो वैल्यू खाली रही ना हमारी ये। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? थोड़ा मैथमेटिकल चला जाता है, तो इन जीरोस का कोई भी मतलब नहीं है, वो सिर्फ दर्शाने के लिए हम लिख देते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। ओके, तो अच्छा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 ही हैं। ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग मतलब जो पीछे होते हैं, दशमलव संख्या में अंतिम शून्य। जैसे
पॉइंट के बाद अगर यहाँ कितने भी जीरो होंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो 1 2 3 तो सिग्निफिकेंट होते हैं, यहाँ पे वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो 1 2 3 4 5 इस नंबर में टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ट्रेलिंग जीरो इन होल नंबर्स विदाउट अ डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां ध्यान देने वाली बात है, देखो पॉइंट लगा है तो बाद में जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू है, पॉइंट के बाद वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऐसा है जैसे मान लो 1500 लिखा हुआ है, तो ये वाले जीरो आपके सिग्निफिकेंट्स नहीं कहलाते हैं। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन 15 इंटू 10 की पावर 2 लिखते हैं, तो केवल यही नंबर जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं, ठीक है। जीरोस इन नंबर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन आर सिग्निफिकेंट, ठीक। साइंटिफिक नोटेशन है, वही पॉइंट लग गया है, अब ये जीरो भी क्या होंगे, काउंट हो जाएंगे यहाँ पर, यानी कि 1500 यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो ये जो कंप्लीट नंबर होते हैं उसमें आखिरी वाले जीरो काउंट नहीं किए जाएंगे, ये चीज का ध्यान रखना, यहीं पर कंफ्यूजन होती है इन दोनों में। पॉइंट लग गया फिर तो सारे जीरो काउंटेबल है, पॉइंट नहीं है तो फिर वो जीरो काउंटेबल नहीं। हाँ, अगर आप इसको ऐसे कर देते हम 1500.00 तो फिर ये जीरो काउंट हो जाता है, क्योंकि पॉइंट से पहले आ गया, ठीक है। तो ये रूल आपको सारे याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं मैं, आओ देखते हैं। तो यहाँ पे ऑल नॉन जीरो नंबर है, तो 1 2 3 4 5 5 के 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहाँ पे स्टार्टिंग के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो 1 2 3 यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब 7000 है, ये तीनों काउंट नहीं होंगे, केवल 1, तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 क्योंकि पॉइंट लग गया है तो 1 2 या जीरो भी और ये 2 जीरो भी दोनों काउंट किए जाएंगे, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ में आ रही है? सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने का तरीका, ओके। अब यहां पर ये राउंडिंग ऑफ समझ लो, क्योंकि यहां पर कई बार प्रैक्टिकल्स होता है और सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो अभी तक इसके ऊपर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, बट क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर से ही जुड़ा हुआ है तो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग राउंडिंग ऑफ का तरीका क्या है। प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में राउंड ऑफ करने का तरीका अलग अलग होता है, कैसे आओ समझते हैं। जैसे कि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो यहाँ पे देख बताता हूं मैं, ये रहा, अच्छा ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ये देखो 12.11 और ये क्या है 3.5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 आ गया, 6 आ गया, 0.5 और 1 ये यहाँ पर रिपीट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमारा आंसर आया है। बट प्लस और माइनस करते वक्त हम ये देखते हैं पॉइंट के बाद कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, क्योंकि देखो जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी कहलाई जाती है। यहां पर एक के पास कम है, एक के पास ज्यादा, हम कम वाला ही लेके चलेंगे ताकि फ्यूचर में अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम और हायर लेवल तक आगे तक की कैलकुलेशन कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो यहां पर क्या हो गया, हम इसको जो राउंड ऑफ करेंगे वो 15.6 यहां तक ही करेंगे, यानी कि टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, हमने 2 अंकों को प्लस किया कि बताओ अब इसके, वो बोलेगा कि इसको और इसको प्लस कर दें अगर, तो बताओ हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। बच्चा प्लस कर देगा 4 पे आंसर टिक मार देगा, गलत हो जाएगा। आंसर किस पे मारना है, 3 पर, ठीक है, क्लियर। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, यहां पर थोड़ा सा रूल अलग है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में। जैसे कि मान लो ये कितना है 2.3 है, और एक मान लो यहाँ पे कौन कौन से नंबर ले रखे हैं, अच्छा डबल डबल हो गया यहाँ पे भी, ठीक। ये 4 ये हटा देते हैं, इतना हटा देते हैं ये, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है 4.56 इंटू 1.4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 6.38 और 4। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है उसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बट मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में ये कहता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड करते वक्त सबसे कम जिसमें थे उतने ही हम आंसर में लेंगे। तो यहां पर था पॉइंट के बाद वाला सिस्टम, यहां पे पूरा पूरा नंबर लिया जाता है,
तो यहाँ पे 1.4, इसके पास 2 ही हैं, तो हम इसको यहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे। अब क्योंकि ये 8 है तो एक नंबर इधर बढ़ जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा 6.4। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और ये 3 4 में कन्वर्ट हो गया। ये बात समझ में आई। ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वगैरह जब आप लोग करोगे तब आपको ज़्यादा चीज़ें वैसी रहेंगी, और थ्योरी में हाँ क्वेश्चन पूछा सकता है ऑब्जेक्टिव के केस में, तो रूल्स आपको यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है। देन द लास्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये क्वेश्चन कुछ स्टेट्स में डायरेक्ट पूछा गया है, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नहीं पूछे गए, कुछ और नहीं पूछा गया, डायरेक्ट क्या पूछा गया है, इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस आपको याद रखनी है। अब इंपॉर्टेंस आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे पहली इंपॉर्टेंस है रिफ्लेक्ट्स मेजरमेंट प्रिसीजन, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स दर्शाता है कि हमारा जो मेजरमेंट है वो कितना प्रिसाइज है, मापन की परिशुद्धता को दर्शाता है, ठीक है। लिख के छोड़ सकते हो या एक एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि एक कोई आपने लेंथ नापी है 5.2 मीटर तक और आपने कोई नापी है 5.20, वही वाला कॉन्सेप्ट आगे जो मैं बता रहा था। तो यहाँ पर हमने 0.01, पहले वाले में सिर्फ पॉइंट के बाद 1 और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2, तो जो पॉइंट के बाद 2 अंकों तक हमने इसको एग्जैक्ट मेजरमेंट किया है ना, तो ये हमारा ज्यादा प्रिसाइज कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है। जैसे कि अब हमको एक चीज पता है, जैसे 5.2 और 5.20, मेरे को नहीं पता ये 2 यानी कि 2 से आगे है या नीचे, लेकिन यहां पे मैं एग्जैक्ट बोल सकता हूं कि ये 5.2 ही है। यहां पर 1 है, क्या है आगे नहीं कह सकते, तो ये ज्यादा मेरा क्या हो जाएगा, प्रिसाइज माना जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल एक दे देंगे, मेंटेन्स कंसिस्टेंसी इन कैलकुलेशन। जब आप कैलकुलेशन करते हो और सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हो तो गणनाओं में एक रूपता बनी रहती है। तो कह रहा है व्हेन परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हेल्प, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं टू इंश्योर दैट द रिजल्ट इज नॉट ओवर रिप्रेजेंटेड, रिजल्ट बहुत ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेड ना हो जाए, एज मोर प्रिसाइज देन द ओरिजिनल डाटा, कि जो ओरिजिनल डाटा उससे भी ज्यादा प्रिसाइज ना कहीं दिखने लगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, गणनाएं करते समय सिग्निफिकेंट फिगर ये सुनिश्चित करते हैं कि परिणाम को वास्तविक डेटा से अधिक सटीक ना दिखाया जाए, जो वास्तविकता है वही दिखाया जाए। कैसे, जैसे कि मान लो हमने मल्टीप्लाई किया 2.5 और 3.42 को, रिजल्ट क्या आ गया हमारा, रिजल्ट हमारा जैसे अभी यहां पर हमारे पास वेट ये वाला ये हमने किया था, यहां पर हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया था 6.384, यानी कि पॉइंट के बाद 1 2 और 3, ये बता रहा है कि पॉइंट के बाद हमने थर्ड डेसिमल तक, मतलब थर्ड जो डिजिट है वहां तक हमने एक्यूरेट नाप लिया, जो कि गलत है, वहां तक तो हमने नापा ही नहीं है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है ना। लेकिन हमने नापा कहां तक था, यहां तक, और थोड़ा सा ऊपर दूसरा वाला अगर वो देखें डिजिट, तो केवल 2 ही पॉइंट तक तो नापा है। यहां पे दिखा रहा है कि हमने 3 पॉइंट तक नाप लिया है, ज्यादा एक्यूरेसी आ गई, गलत हो गया ये। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को फॉलो करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो जो एक्चुअल है वही रहेगा, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं दिखाएगा। बात समझ में आ गई अब ये। तो बच्चों को देखो, डायरेक्ट लिखने से, हेडिंग लिखने से कई बार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। क्लास लैग कर रही है, बेटा क्लास जो लैग कर रही है वो मेरे ख्याल से उसका हो सकता है कि क्या कहते हैं, ये एरिया का जो नेटवर्क है ना, नहीं, एक मिनट, ओके ओके, यहां से थोड़ा सा इशू दिखा रहा है, एक मिनट मैं देख लेता हूं। यहां पे अभी कनेक्शन का इशू दिखा रहा था थोड़ा सा। अब आ रही है आवाज क्लियर, आवाज क्लियर आ रही है अब, आवाज अब कैसी आ रही है, आवाज नहीं आ रही, प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई ये बताओ पहले। थोड़ा सा यहाँ शो कर रहा था, अभी कनेक्शन इशू शो कर रहा था, लेकिन अभी वो कह रहा है ठीक हो गया है। आप लोग बताएं, आप लोगों के पास ठीक हुआ नहीं हुआ। बेटा एक बार आप लोग क्या करो, इसको डिस्कनेक्ट करके वापस से रिकनेक्ट करो,
कनेक्टेड टू सेशन, थोड़ा सा यहाँ पे इशू दिखा रहा है। एक बार आप क्या करो, इसको डिस्कनेक्ट करके वापस से रिकनेक्ट करो। हाँ, वो थोड़ा सा यहाँ पे शो कर रहा है, तो एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस से क्लास को रिज्वाइन करो, ठीक है। वापस से रिज्वाइन करो। तब तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा रह गया टॉपिक लास्ट का। अगर कोई प्रॉब्लम भी आता है तो ये 5-10 मिनट का टॉपिक रिकॉर्ड होकर आई जाती है क्लास, वहां पे आप लोग इसको देख लीजिएगा। तब तक एक बार आप रिकनेक्ट करो। बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा है। बेटा फिर 10 मिनट का वेट करो, बस 5 मिनट का भी वीडियो और बचा हुआ है। इसको जैसे ही यहाँ पे क्लास खत्म होगी अभी, वो तुरंत ही आपके पास आ जाएगी। तो 10 से 15 मिनट के अंदर वीडियो आपके पास आ जाएगा रिकॉर्ड होकर के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं अभी क्लास को रोकता हूँ तो फिर एक सेशन रह जाएगा। फिर है थोड़ा सा दिखा रहा है, थोड़ा सा कनेक्शन इशू है, हो सकता है कुछ आंधी तूफान की वजह से कोई आ रहा हो, सर्वर का मतलब उसका इशू आ रहा हो, कनेक्शन का। कनेक्टेड टू सेशन बार बार शो कर रहा है ये, ठीक है। अभी 5 से 10 मिनट की क्लास बची हुई है, 10 से 15 मिनट यहीं से आप, है ना, पेज नंबर 8 है, यहीं से आप वापस रिस्टार्ट कर लीजिएगा, रिकॉर्ड होकर आ जाएगा 10-15 मिनट के अंदर लेक्चर ये, ठीक है। मैं स्टार्ट करूँ आगे। मेंटेन कंसिस्टेंसी इन कैलकुलेशन, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए, अवॉइड करता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, डाटा की गलत व्याख्या से बचते हैं। जैसे कि रिपोर्टिंग ए रिजल्ट एज 12.000 ग्राम इंस्टेड ऑफ 12 ग्राम implies a much higher level of precision which could be critical in fields like chemistry और pharmacology, है ना। तो अगर हम इसको इस तरह से 12 ग्राम को, मान लो हमारे पास डाटा नहीं है, 12 ग्राम था और किसी ने मजे मजे में लिख दिया कि नहीं 12.00 ग्राम, मैं तो ऐसे लिखूंगा, तो ये सटीकनेस को क्या कर रहा है, मिस इंटरप्रेट कर रहा है यहाँ पर कि भाई आपके पास आपने पॉइंट अगले 3 डिजिट तक नहीं नापा था, लेकिन आप 3 डिजिट तक इसको लिख रहे हैं, तो ये मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, गलत डाटा की व्याख्या हो जाएगी, ठीक है। देन फोर्थ है फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन मतलब क्या है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही जैसे हैं। यानी कि जब आप प्रैक्टिकल वगैरह करते हो और उसका रिजल्ट लिखते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग लिखते हो, ठीक है। तो हर जगह हमारा डाटा क्या है, एक समान रहता है, कम्युनिकेशन क्लियर होता है। सिग्निफिकेंट फिगर प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू कम्युनिकेट द प्रिसीजन ऑफ डाटा। एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया कि पूरी दुनिया में कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगा तो इसी के अकॉर्डिंग अपना डाटा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन शेयरिंग रिजल्ट। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो कोई नए और अपने रिजल्ट शेयर करते हो तो दूसरे साइंटिस्ट भी जब उसको अप्लाई करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से उसको चेक करते हैं या देखते हैं, तो वो चीज क्या रहता है, कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है, ठीक है। ओके, इंश्योर प्रॉपर राउंडिंग। जो हमने राउंडिंग ऑफ सीखा था कि कहां तक हमको आंसर लिखना है, राउंडिंग ऑफ वो हम देख चुके हैं पीछे, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको गाइड करते हैं हाउ नंबर शुड बी राउंडेड, कहां तक उसे राउंड ऑफ करना है जिससे कि इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी इन रिपोर्टिंग रिजल्ट, जो रिजल्ट है वो हमारा एक समान रहे। बेटा मैं आपको सुन पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। मैंने आपसे अभी कहा कि लास्ट बस 2-5 मिनट का लेक्चर बचा है, ठीक है। वो अगर इशू आ गया है तो 10 से 15 मिनट बाद ये लेक्चर रिकॉर्ड होके आ जाएगा, उसको आप वहां से देख लेना, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ से क्लास चल रही है, एकदम से इसको मैं यहाँ पे ठीक नहीं कर पाऊंगा, या तो इस क्लास को यहाँ बंद करूं, लेकिन बंद करेंगे तो छोटा टॉपिक रह जाएगा ये, ठीक है। कुछ दिख ही नहीं रहा। पांच मिनट वेट करो, फिर मैं बात करता हूं आप लोगों से, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ के बारे में बताता है, जैसे कि हमने यहां देखा था कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करने पर 4.57 तक ही लिखना रहेगा, और पीछे जो हमने देखा था कि राउंडिंग ऑफ करने के क्या तरीके होते हैं, ठीक है। सपोर्ट करता है एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण में सहायता करता है, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंटल वर्क सिग्निफिकेंट फिगर्स आर टाइड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी।
ठीक है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर टाइड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कोई मान लो मेजरिंग सिलेंडर है, उसमें नाप रहे हैं 50 ml, तो हो सकता है वो यहाँ पे 49.5 ml तक ही हमने लिया हो या 50.2 ml हो गया हो। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी की होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं ये एरर को एनालाइज करने में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये हेल्प करते हैं क्वांटिफाई द लिमिट्स ऑफ मेजरमेंट एक्यूरेसी एंड आर एसेंशियल फॉर एरर एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल एवोल्यूशन ऑफ डाटा। मतलब जो भी डाटा हम क्रिएट कर रहे हैं, उसको एवोल्यूएट कर रहे हैं, जांच रहे हैं, ठीक है, उसमें ये काफी हेल्प करता है। प्रयोगात्मक कार्यों में सिग्निफिकेंट फिगर अनिश्चितता की अवधारणा से जुड़े होते हैं। ये मापन की शुद्धता की सीमाओं को व्यक्त करने में सहायता करते हैं। त्रुटि विश्लेषण तथा डेटा की सांख्यिकी मूल्यांकन के लिए ये आवश्यक होते हैं। तो हिंदी वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। नाउ क्रिटिकल इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, हमारे रियल वर्ल्ड की बात करें, इन फील्ड लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इन्वायरमेंटल साइंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन हैव अ रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन। हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। कैसे, एग्जांपल समझते हैं। इन ड्रग डोजेस कैलकुलेशन, जब ड्रग डोज कैलकुलेट करना है, यूजिंग द रॉन्ग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कुड लीड टू डेंजरस ओवरडोज और अंडरडोज। अगर हम लोग उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स को सही से नहीं कैलकुलेट करेंगे तो या तो वो ओवरडोज हो सकती है या वो अंडरडोज रह जाएगी, यानी कि डोज कम रह जाएगी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। कल हम जो टॉपिक हमने अभी तक पढ़ लिए हैं उसके हम लोग क्या लेके आएंगे, एमसीक्यू लेके आएंगे। और ये लेक्चर रिकॉर्ड होके अभी 10 से 15 मिनट के अंदर आ जाएगा। जिन बच्चों का ये लास्ट का 5-10 मिनट का रह गया कनेक्शन की वजह से या किस सर्वर इशू की वजह से, वो इसको आराम से देख सकते हैं वहां से, ठीक है। लास्ट का 5-10 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है। कल्पित एंड दीनबंधु, बेटा लास्ट में जो 5-10 मिनट आपका जो कनेक्शन का प्रॉब्लम रहा, वो आप क्या करेंगे, वो 5 से 10 मिनट का वीडियो अभी देख लेंगे। बाद बाकी मैं अभी टेक्निकल टीम से बात कर लेता हूं क्या इशू आ रहा है, ठीक है, ओके। चलिए मिलते हैं कल, तब तक इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए और पढ़ लीजिए पूरा। कल एमसीक्यू लेकर के आऊंगा तो आंसर्स देने होंगे, ठीक है, ओके, बाय बाय।